Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, Glimpses of India. As this lesson contains three parts. First is A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. Second one is Kurg by Lokesh Abrol. And third one is Tea from Assam by Arup Kumar Datta. So, in the beginning, we will take the first part, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. And I will provide you separate videos for the three parts of this lesson, first, second and third. So, in this video, I am going to provide you the first part, A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. So, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez, is a story related to a baker in Goan culture and put us in flashback when Portuguese ruled over the city of Goa. With the period of time, the Portuguese may have left, but the bread makers continue with their job. Through this story, the author recalls his childhood days. The author recalls his childhood days when he got excited on seeing a baker. So let's begin with the explanation of A Baker from Goa and no more. ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब पुर्तगीज़ गोवा पर रूल करते थे। तो पुर्तगीज़ अपने ब्रेड के लिए बहुत फेमस थे, है ना, कि उस समय जो बेकिंग होती थी, जो लोग ब्रेड बनाते थे, बेक करते थे, तो उसके लिए पुर्तगीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो नैरेटर अक्सर अपने एल्डर्स को उन पुराने दिनों के बारे में सोचते और बातें करते हुए पाता था, जब वे उन ब्रेड्स की बातें करते थे जो उस समय में होते थे जब पुर्तगीज़ गोवा पर शासन करते थे। तो नैरेटर कहता है कि उसके एल्डर्स पास्ट के बारे में बहुत गहराई से सोचते थे, है ना, और बताते थे कि भले ही पुर्तगीज़ गोवा छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी ब्रेड को बेक करने वाले, है ना, कि जो ब्रेड को बेक करते हैं बेकर्स, है ना, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वो बेकर्स जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि जनरेशन्स चेंज हो गई, तो पुराने समय में जो लोग बेकर्स का काम करते थे, है ना, बेकिंग का काम करते थे, अब वो काम ट्रांसफ़र हो गया है नेक्स्ट जनरेशन को। मीन्स कि अब उनके बेटे जो है वही काम कर रहे हैं। तो आज भी बेकर्स को पेडर्स के रूप में गोवा में जाना जाता है। बेकिंग से रिलेटेड मिक्सर्स, मोल्डर्स और वो लोग जो लोव्स को बेक करते थे, वो सब तरीका वही है, सारा पैटर्न आज भी वही है। तो ओल्ड टाइम के फर्नेस आज भी हैं। तो कह सकते हैं कि द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू की थर्ड और जिंगल की जो आवाज़ है ना, जैसे उनके पास एक बैम्बू इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोगों को अवेयर करते थे कि वो आ गए हैं, उनका अराइवल हो गया है। तो वो थर्ड और जो जिंगल की आवाज़ थी, जो मॉर्निंग में उनके आने का सिंबल होती थी, है ना, कई जगहों पर आज भी सुनाई देती है। तो नैरेटर को याद आता है कि उसके बचपन में गोवा में बेकर्स और उसके फ्रेंड, है ना, और कंपेनियन की तरह होते थे। यानी बेकर्स जो होते थे वो नैरेटर के लिए और उसके फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स और कंपेनियन की तरह होते थे। तो बेकर्स का विज़िट दिन में 2 बार होता था। पहली बार में वो ब्रेड को लोव्स, जो ब्रेड्स के लोव्स होते थे उनको बेचने के लिए निकलते थे, और दूसरी बार सारे लोव्स को बेचने के बाद जब एम्प्टी बास्केट हो जाती थी, यानी कि जब बास्केट खाली हो जाती थी, तो उसके साथ जब वो वापस लौटते थे। तो ये 2 विज़िट हो जाते थे उनके नैरेटर के घर के आसपास। तो बेकर्स के बैम्बू की जिंगलिंग थर्ड जो होती थी, वो नैरेटर और अदर लोगों की नींद जो है वो खोल देती थी, है ना, कि जो जिंगलिंग साउंड था वो नैरेटर और उनके जो मेंबर्स थे और जो लोग थे उस सोसाइटी में रहने वाले, उन सबको जो है नींद से जगा देती थी, और वो दौड़ते हुए उससे मिलने के लिए उनको ग्रीट करने जाते थे, है ना, उनको जैसे गुड मॉर्निंग विश करने जाते थे। फिर नैरेटर फिर क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों था, क्या ऐसा सिर्फ लोफ ऑफ ब्रेड के लिए था कि जैसे वो लोग
उसकी जो है वो जिंगलिंग साउंड सुन के जो है वो जग जाया करते थे और उठने के बाद जो है वो दौड़ते हुए उसके पास जाते थे। तो क्या रीज़न सिर्फ यही था कि उन्हें जो है लोफ ऑफ ब्रेड की ज़रूरत थी इसलिए? फिर नैरेटर उसका आंसर खुद ही बताता है कि नहीं, ब्रेड के लोव्स तो घर के सर्वेंट भी ले सकते थे, है ना, घर के बड़े भी ले सकते थे, लेकिन नैरेटर को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो था ब्रेड बैंगल, जिसे वो लोग बहुत केयरफुली चूज़ करते थे। और कभी कभी वो स्वीट ब्रेड होता था जो स्पेशली बनाया गया होता था। तो अक्सर वो बेकर अपने बैम्बू स्टिक से म्यूज़िकल साउंड के साथ एंट्री लेता था। बेकर का एक हाथ उसके सिर पर रखी बास्केट को सपोर्ट करता था और जबकि दूसरा हाथ बांस को ज़मीन पर ज़ोर से पटकता था, है ना, ज़ोर से उसको जो है वो हिट करता था। इसके बाद वो बेकर एक के बाद एक घरों में जाता था और लेडीज़ को विश करके उन्हें ब्रेड लोव्स हैंडओवर करता था, है ना। तो बेकर को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और बेकर के पास जमा हो जाते थे, सारे वहीं पे असेंबल हो जाते थे। तो पेरेंट्स उन्हें डांटते थे और एक साइड रहने के लिए कहते थे, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत एगर होते थे तो वो किसी बेंच या वॉल पर चढ़कर बास्केट में झांकते थे। यहाँ तक कि बच्चे ब्रश करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, है ना, कि जैसे जब वो बेकर आता था तो वो ब्रश करना भी जो है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और उन्हें मैंगो ट्रीज से लीव्स तोड़कर ब्रश करना अननेसेसरी एफर्ट फील होता था। बच्चों को ब्रश करना अननेसेसरी इसलिए भी लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि हॉट टी से बिना मेहनत के ही दांत साफ़ हो जाते हैं, तो ब्रश करने की क्या ज़रूरत है ना। और एक एग्जाम्पल भी लेते थे कि जैसे टाइगर जैसे जो एनिमल्स हैं वो कभी ब्रश नहीं करते, फिर भी उनके दांत मजबूत होते हैं, तो हम ब्रश क्यों करें, है ना। तो जैसे वो ये सारे जो है वो पॉइंट्स देकर ब्रश करने से बचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो बेकर वहाँ आ गया होता था। तो गोवा के कल्चर में मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस होते थे अगर उसमें स्वीट ब्रेड, जिसे बोल नाम से जाना जाता था, वो ना हो, है ना। कि अगर जैसे बोल नामक जो स्वीट ब्रेड था, अगर वो जो है वो उस फेस्ट में, उस पार्टी में अगर नहीं है तो मैरिज गिफ्ट्स जो थे वो मीनिंगलेस माने जाते थे, है ना। जिस तरह से कोई पार्टी और फेस्ट अपना क्रेज़ डाउन कर लेता है ना, कि जैसे अगर उसमें वो कोई पर्टिकुलर वो ना लिया गया हो जो भी डिश वगैरह है, तो अब उसमें उसी तरह से गोवन कल्चर में जो है कोई भी मैरिज जो है वो मीनिंगलेस हो जाती थी, कोई पार्टी जो है, कोई फेस्ट जो है वो मीनिंगलेस हो जाता था अगर उसमें ब्रेड यूज़ ना हुआ हो। इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि किसी विलेज के लिए बेकर्स कितने इम्पॉर्टेंट थे। तो घरों की लेडीज़ अपनी डॉटर्स की इंगेजमेंट के टाइम पर सैंडविचेस ज़रूर बनाती थी, है ना। और क्रिसमस के लिए केक्स और बोलिनास बहुत इसेंशियल थे। इसलिए कह सकते हैं कि बेकर्स फर्नेस किसी गांव के लिए बहुत ज़रूरी थे। उन दिनों के बेकर्स और ब्रेड सेलर्स जो होते थे एक यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस पहना करते थे, है ना, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। तो नैरेटर्स ने अपने चाइल्डहुड डेज़ में बेकर्स को पैंट और शर्ट के साथ देखा था जिसकी लेंथ नॉर्मल पैंट शर्ट से शॉर्ट होती थी, यानी कि वो जो उसकी लेंथ होती थी पैंट शर्ट की वो यूजुअल पैंट शर्ट की तरह नहीं होती थी, वो थोड़ा शॉर्ट होती थी और नी से थोड़ा सा डाउन लेंथ की होती थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह का ड्रेसअप उन दिनों बेकर्स की आइडेंटिटी होता था, है ना। ये कहा जा सकता है कि जो इस तरह का ड्रेसअप था, जो इस तरह का कबाई जो वो पहनते थे, कबाई ड्रेस जो पहनते थे, वो उनकी आइडेंटिटी था। यहाँ तक कि अगर आज भी कोई ऐसी हाफ पैंट पहनता है जो नीज़ के नीचे तक हो तो उसके लिए कमेंट्स आते हैं कि उसने बेकर या पेडर की तरह ड्रेस पहना हुआ है ना, ये कहा जाता है। तो बेकर्स का अपना एक तरीका था मंथली बिल्स के रिकॉर्ड रखने का, है ना, कि जैसे जो भी वो सेल करते थे, जो भी वो बेचते थे, उसका एक रिकॉर्ड रखते थे। तो उनका रिकॉर्ड रखने का तरीका भी यूनिक था। वो क्या करते थे कि एक पेंसिल से किसी दीवार पर मंथली अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया जाता था, है ना, कि जितने बेकर्स होते थे वो सब जो है वो मंथली अकाउंट एक पेंसिल की हेल्प से दीवार पर जो है वो रिकॉर्ड कर लेते थे और मंथ के एंड में उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मनी कलेक्ट कर लेते थे। तो बेकिंग पुराने दिनों में एक मुनाफे का प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, है ना, मुनाफे का व्यवसाय था। तो बेकर्स फैमिली हमेशा खुश और सेटिस्फाइड रहती थी, है ना, कि इतना जो है उन्हें अर्न हो जाता था कि वो सेटिस्फाई और हैप्पी रहते थे। तो उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहती थी।
है ना। और जैसे खाने पीने की कमी नहीं रहती थी, इस चीज़ का गेस इससे भी होता था कि बेकर्स जो होते थे वो अक्सर फैट होते थे, मोटे होते थे, और ये उनकी रिचनेस का प्रूफ था, है ना, कि खाते पीते घर के लगते थे। तो इसका मतलब कि अर्निंग जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री थी। तो यहाँ तक कि आज भी कोई व्यक्ति अगर फिजिकली फैट होता है ना, शारीरिक रूप से अगर वो फैट होता है, मोटा होता है, तो उसका कंपैरिजन एक बेकर से किया जाता है ना। ये माना जाता है कि वो बेकर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसका जो फिजिक है वो इस तरह का है। सो दिस वाज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो Rodriguez. I hope you all are clear with it, and in the next video I will provide you the next part of this lesson, the glimpses of India. So thank you.